हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट को। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर से 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने जाना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में। फिर उनकी शेयरिंग के बारे में हमने जाना और हमने जाना कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में जानने वाले हैं डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। लेट अस एग्जामाइन अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। तो हम कुछ अनदर वे जानते हैं कि किस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऊपर भी हमने यही सब जाना था। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, जिसमें हम देखेंगे कि लोग जो है किस तरह से एम्प्लॉय पाते हैं, किस तरह से वो एम्प्लॉयड हैं। व्हाट आर दियर कंडीशन ऑफ वर्क, उनके काम की कंडीशन क्या है, किस स्थिति में वो काम करते हैं। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड दियर एम्प्लॉयमेंट। तो इनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एक लेडी का, जिसका नाम है कांता। कांता वर्क्स इन अ ऑफिस। कांता एक ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। वो सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक ऑफिस अटेंड करती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर एक महीने के एंड में उसे उसकी सैलरी मिल जाती है। In addition to their salary, she also get provident fund as per the rules laid down by the government। जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, उसे उसकी सैलरी के साथ साथ PF भी मिलता है। She also get medical and other allowance, उसे मेडिकल सुविधा भी मिलती है और दूसरी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे के दिन कांता ऑफिस नहीं जाती है। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, और ये उसकी पेड हॉलीडे है। मीन्स अगर वो ऑफिस नहीं भी जाती है फिर भी उसकी सैलरी उसको मिलती है। व्हेन सी जॉइन वर्क, जब उसने काम को ज्वाइन किया, सी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें सभी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई थी। देखिए, पढ़ते हैं कमल के बारे में। कमल इज कांताज नाइबर। तो कमल भी जो है कांता का पड़ोसी है। सी इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियरली ग्रोसरी शॉप। और पास ही की ग्रोसरी शॉप पर वो एक डेली बेसिस पर काम करता है। सी गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM इन द इवनिंग। वो सुबह के 7:30 बजे से लेकर रात के इवनिंग के 8 बजे तक वो काम करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। अपनी वेजेस के अलावा उसे और कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। और जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन के लिए उसे कोई भी पे नहीं दी जाती है। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। इसका मतलब ये है कि उसे कोई भी लीव या पेड हॉलीडे नहीं मिलती है। नोर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। और तो और उसे कोई ऐसा फॉर्मल लेटर भी नहीं मिला है जो ये कहता हो कि ये इस शॉप पर काम करता है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। और उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसे कभी भी जाने के लिए, जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे कि कमल की वर्क कंडीशन क्या है और यहाँ पर कांता की वर्क कंडीशन क्या है। तो आगे जानते हैं। कांता वर्क्स इन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमने जाना कि कांता जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज enterprises or place of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। तो देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो एंटरप्राइजेज हो या वो जगह होती है जहाँ पर कोई काम करता है, जो इंसान काम करता है उसे
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और पीपल जो है श्योर भी होते हैं कि उन्हें जो है वो काम मिला रहेगा, यानी कि उनकी जॉब जो है वो परमानेंट होती है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉज। तो यहाँ पर वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि किस तरह से उन्हें ये जॉब उन्हें मिली हुई है, और कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो इन काम के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट एंड गारंटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। तो ये सभी एक्ट दिए जाते हैं जिनमें क्या होता है, एक फैक्ट्रीज एक्ट बना दिया गया, कोई इंसान कहीं पर काम कर रहा है तो भाई वो परमानेंट है या किस वेज पर वो काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। कितना वेजेस, कितना मिनिमम वेजेस वहाँ पर दिया जाएगा, कितना पे किया जाएगा, ये सभी एक्ट बने हुए होते हैं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होती हैं। ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज, और ऐसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मल प्रोसेस होते हैं, यानी कि रिटर्न में कुछ चीज़ें दी जाती हैं, लिखित में चीज़ें दी जाती हैं। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट मे वर्क ऑन दियर ओन, बट they too have to register themselves with the government and follow the rule and regulation। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, खुद का अपना काम करते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो वो भी ऐसा करते हैं कि वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और खुद को रजिस्टर करके रखते हैं। देखिए वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी कि उन्हें पता होता है कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, और उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ आवर, यानी कि उनका टाइम जो होता है वो फिक्स होता है कि उन्हें इतने घंटे काम करना है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जो घंटे फिक्स हैं उनसे ज़्यादा काम करते हैं, दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर के द्वारा उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो वो जो उन्हें काम देने वाले हैं उनसे उन्हें दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वाट आर दीज बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स क्या हैं तो जानते हैं। दे गेट पेड लीव, उन्हें पेड लीव मिलती है, यानी कि उन्हें जो छुट्टी मिलती है उनका पैसा भी उनको मिलता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान भी उन्हें पेमेंट दी जाती है। प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मतलब सम्मानजनक चीज़ें भी उन्हें वहाँ पर मिलती है, गारंटी मिलती है, जॉब सिक्योर होती है, पीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर लॉज बना दिए गए हैं, जैसा कि आपने जाना कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो उन रूल और रेगुलेशन के अंडर में क्या होता है, जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं वो दूसरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर जो वर्कर हैं उनको देते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग पानी, पीने के पानी की, या सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट की बात ले लें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर होते हैं अपने वर्क से, दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल, और उन्हें पेंशन भी मिलती है। इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और मतलब कमल जो है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक by small and scattered unit which are largely outside the control of the government। तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्मॉल होता है और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के ये बाहर होता है।
देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं लेकिन इन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। जॉब हियर आर लो पेड। अब यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं वो लो पेमेंट पर जॉब करते हैं एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और अक्सर तो वो रेगुलर भी नहीं होती है। देयर इज नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, काम ज़्यादा करा लिया जाता है बट उसकी पेमेंट नहीं की जाती है। पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस सेक्टर में प्रोवाइड नहीं की जाती है। लीव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, और तो और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी सिक्योर नहीं है कि उन्हें जो है पूरी तरह से उनकी जॉब जो है वो नहीं छीनेगी, वो इस सिक्योरिटी के साथ भी काम नहीं करते हैं। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, और मतलब जो काम वहाँ पर करते हैं उन्हें बिना किसी रीज़न के कह दिया जाता है कि तुम चले जाओ, तुम्हारी जॉब जो है चली गई है। when there is less work such as during some season, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सीजन के दौरान काम कम हो जाता है। some people may be asked to leave, तो कुछ लोगों को जाने के लिए कह दिया जाता है। a lot also depends on the whim of the employer, तो ये एम्प्लॉयर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें रखना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कोई रूल और रेगुलेशन होता ही नहीं है। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the streets or doing repair work। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़े नंबर में लोग जो है काम करते हैं, जो खुद का अपना काम करते हैं, जैसे छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, जैसे मार्केट में सेलिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। Similarly, farmers work on their own and hire laborers as एंड व्हेन दे रिक्वायर, तो जो फार्मर्स हैं जो अपने लिए काम करते हैं वो भी होते हैं, और कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर हायर कर लिया जाता है, ये भी इसी के अंडर में आते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर इतना शोषण किया जाता है, तो वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो जो जॉब ऑफर करते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, लेकिन ये जो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये बहुत ही कम है और बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड होती है। It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि बहुत से ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो गए हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। तो देखिए ऐसा क्यों किया उन्होंने, जिससे कि वो जो है टैक्स से बच सकें। ऐसा करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जॉब। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा, विच पे ए वेरी लो सैलरी, जो बहुत ही कम सैलरी देते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, उनका शोषण किया जाता है। एंड नॉट पेड अ फेयर वेज, और फेयर वेज यानी कि सही मतलब काम का सही दाम भी उन्हें नहीं दिया जाता है। दियर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, अब उनकी जो अर्निंग है वो बहुत लो है, बहुत इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है। दी जॉब आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, ना तो उनकी जॉब सिक्योर है ना ही उन्हें दूसरे कोई लाभ मिलते हैं। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector। तो ये देखा गया 1990 से कि ये बहुत ही कॉमन सी बात हो गई कि लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया।
These workers are forced to take up jobs in the unorganized sectors with low earning, और उन्हें मजबूरन unorganized sector में low earning पर काम करना पड़ा. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन लोगों की हम प्रोटेक्शन करें, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें ऐसे वर्कर को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. अब आगे जानते हैं. हु आर दीज वनरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? वो लोग कौन हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो देखिए, इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कॉम्प्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स. तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें ज़्यादातर कौन लोग लगे हुए हैं? जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिन पर काम करते हैं, वो फार्मर्स हैं. शेयर क्रॉपर्स हैं, आर्टिशियन हैं, जैसे कि वीवर्स हैं यानी कि जुलाहे हैं, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर्स है, गोल्ड स्मिथ है. इन सब की बात की जा रही है. ये सब लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन द इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी. तो 80% जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, फार्मर कैटेगरी में आते हैं, जो स्मॉल है और मार्जिनल है. दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ शीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट्स, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स. तो देखिए, यहाँ पर इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? जो ऐसे किसान हैं उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें सही समय पर सीड प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो सही समय पर अपनी फसल को बो सकें, और उन्हें एग्रीकल्चर इनपुट्स मिले, उन्हें लोन मिल सके, स्टोरेज फैसिलिटी मिले और मार्केटिंग इनपुट्स उन्हें मिले, यानी कि वो मार्केट में अपने सामान को सेल कर सकें. तो उन्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है. इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कॉम्प्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब जो अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, नगरों की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें मेनली ऐसे वर्कर हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं. कुछ कैजुअल वर्कर हैं, मतलब जो हर रोज़ डेली बेसिस पर काम करते हैं. इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, उसमें वो काम करते हैं. ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इनमें लगे हुए हैं वो सब. एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि स्ट्रीट वेंडर हैं, सब्जियां बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, ये सब हैं. हेड लोड वर्कर्स, जो अपने सिर के ऊपर बोझ होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं. गारमेंट मेकर है, रैग पिकर है यानी कि कूड़ा बीनने वाला एक्सेट्रा. तो ये अभी हमने रूरल एरिया में कौन कौन से लोगों को पढ़ा, जैसे कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, कम वेजेस पर वो काम करते हैं, जिनके पास कम ज़मीन है वो हैं, फार्मर्स हैं. तो इस तरह के लोग हैं. अभी हमने अर्बन एरियाज़ में पढ़ा, डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो वेंडर्स हैं, कुछ सिर के ऊपर बोझ ढोने वाले हैं, कुछ गारमेंट मेकर है, कुछ कूड़ा बीनने वाले हैं. तो ये हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इन्हें सपोर्ट कर सकती है फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स. तो ये क्या कर सकती है? सारे उनके रॉ मटेरियल को सेल कर सकती है, मार्केटिंग इनपुट्स उन्हें प्रोवाइड कर सकती है. द यूजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड. तो हमने देखा कि रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया में इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. वी ऑल्सो फाइंड द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट. अब हम शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे वर्कर्स को पाते हैं, ट्राइब्स में पाते हैं, एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में, जैसे कि SC ST है. ये सब लोग जो हैं ये डेली बेस पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, और वो ऐसा काम करते हैं जो समाज में जिसे सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है. तो देखिए,
फाइंड दैम सेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सभी लोग जो जैसे कि SC ST है या बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं या ट्राइब से आते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, वो क्या करते हैं, उन्हें इरेगुलर वर्क मिलता है, लो पेड वर्क मिलता है, यानी कि काम उन्हें लगातार नहीं मिलता और कम पैसे पर वो काम करते हैं। दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो वर्कर्स हैं इन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ना, इन्हें सपोर्ट किया जाए। आगे पढ़ते हैं। सेक्टर्स इन द टर्म ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप पर बात करते हैं, जो पब्लिक हो सकता है और प्राइवेट हो सकता है। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, प्राइवेट मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का हो सकता है। तो देखिए अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट, एसेट प्रॉपर्टी को भी कहा जा सकता है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा तरीका है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं कौन कौन से सेक्टर में। मतलब एक तो होता है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो खुद ही डिलीवरी सर्विसेज देता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेक्टर का नाम बताया गया है, एक पब्लिक सेक्टर है और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया गया है, द गवर्नमेंट owns most of the asset and provides all the service। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है और वो खुद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वही सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज जैसे स्कूल, कॉलेज, हेल्थ सर्विस, ये सारी चीज़ें। इन द प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट नहीं होती है, वो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे कि रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये एक पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सभी प्राइवेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब ये जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर है ना, ये चलाए जाते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। अब इन सर्विसेज के लिए हमें क्या करना होता है, हम इंडिविजुअल्स को और कंपनी को अपना पैसा पे करते हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब ये जो पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इसका पर्पज अर्न प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। मतलब प्रॉफिट तो वो अर्न करते हैं बट इतना नहीं जितना कि प्राइवेट सेक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, गवर्नमेंट्स राइज मनी थ्रू टैक्सेस। अब टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट पैसे को बढ़ा सकती है, यानी कि टैक्स को बढ़ा के वो पैसा अर्न कर सकती है। एंड अनदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज rendered by it. Modern days, government spends on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let us find out. तो देखिए अभी हम इसमें जानेंगे कि ये जो टैक्सेस हैं ये क्यों बढ़ाए जाते हैं, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अब बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, स्पेंड द होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, पूरा स्पेंड कर देती है। ये जो पैसा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में हमसे लेती है ना,
ये सारा पब्लिक को ही देती है। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे और किस तरह से जो गवर्नमेंट है ये सभी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो चलिए जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी को ज़रूरत होती है और पूरी सोसाइटी उसे यूज़ करती है। जैसे रेलवे की बात ले लें, ठीक है, तो पूरी सोसाइटी के लिए यूज़ करने के लिए होती है। अब ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर जो है रीजनेबल प्राइस पर, यानी कि कम प्राइस पर ये सभी सर्विस नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जो है इस खर्च को नहीं उठा सकता है, यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल्स हु यूज दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। अब एक और बात है, जैसे कि टैक्स लगाकर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो इस काम को नहीं कर सकते। उनके लिए एक बड़ा टास्क होगा कि वो थाउजेंड ऑफ पीपल से जो है पैसे कलेक्ट करें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे कुड चार्ज अ हाई रेट फॉर दियर यूजेस। अगर वो ऐसा कर भी लें तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करेंगे, वो हाई रेट पर इन सर्विसेज को देंगे। यानी कि जितने सस्ते रेट पर गवर्नमेंट देगी उतने सस्ते रेट पर वो बिल्कुल नहीं देंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। तो देखिए, कुछ यहाँ पर कुछ सर्विसेज के नाम बताए गए हैं, जैसे कि रोड है, ब्रिज है, रेलवेज है। ये सब किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किसके द्वारा की जाती है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा जनरेट की जाती है। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब इन पर गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा पैसा खर्च कर देती है, क्योंकि उसे अर्निंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ये सभी फैसिलिटीज़ हर एक के लिए प्रोवाइड की जाती है। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourage it. तो देखिए, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो केवल गवर्नमेंट ही रन कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसे रन नहीं कर सकता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों है और क्या चीज़ें हैं? selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries। अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है सभी को प्रोडक्शन करने के लिए, सभी कंपनीज को ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है। अगर उन्हें कम रेट पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो, मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। तो बहुत सारी यूनिट्स, यानी कि स्मॉल स्केल यूनिट्स, कंपनीज कहा गया है, इंडस्ट्रीज कहा गया है जिन्हें, यूनिट्स को, वो क्या हो जाएंगी, वो शट डाउन हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट हेयर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो जो गवर्नमेंट है ना, वो उन्हें उस दाम पर उन सभी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं जिन पर वो अफोर्ड कर सकती हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और कुछ कॉस्ट को गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाई व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो व्हीट को, राइस को फार्मर से एक अच्छे प्राइस पर खरीद लेती है। दिस इट स्टोर इन इट्स गोडाउन, और वो फिर इसको अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रख लेती है। एंड सेल्स एट द लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर, और
कंज्यूमर्स को ये सस्ते रेट पर प्रोवाइड कराती है थ्रू राशन शॉप। जो हर एक जगह राशन शॉप है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सस्ते रेट पर। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपने पहले पढ़ ली होंगी क्लास 9th में, फूड सिक्योरिटी चैप्टर में। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट इन दिस वे। तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी की बात करें कि गवर्नमेंट जो है 19-20 रुपीज़ पर केजी के रेट पर वीट को परचेज कर लेती है, फिर राशन की शॉप पर 2-3 या फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेल करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ कॉस्ट को पे करती है, आपसे कुछ ही % लिया जाता है। तो ये काम जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर के बस की बात नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है। द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है और कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी बहुत बड़े नंबर पर एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें केवल गवर्नमेंट ही रन कर सकती है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। गवर्नमेंट को जो है इन पर अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, अपना नहीं होता है, पब्लिक से ही लेते हैं और पब्लिक के ऊपर ही वो खर्च कर देते हैं। प्रोवाइडिंग, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सभी के लिए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इशूज इन द फर्स्ट चैप्टर। और ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो प्रॉपर स्कूल को रनिंग करती है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जितने भी प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में जो इलिटरेट पॉपुलेशन है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत अनपढ़ लोग हैं अभी भी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ेगा और इसे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। तो यहाँ पर हमने जाना कि नियरली हाफ, लगभग आधे, इंडिया के आधे बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। एंड अ क्वार्टर ऑफ दैम, और उनमें से 1/4 क्या हैं, आर क्रिटिकली इल, वो बुरी तरह से बीमार हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। हमने ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एक चैप्टर में अभी पढ़ा था। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 40 एंड मध्य प्रदेश 48 इज हायर दैन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ पुअरेस्ट रीजन हैं उनमें ये बहुत हाई है। हमने क्या पढ़ा था मोर्टिलिटी रेट में कि 1 ईयर होने से पहले ही 1000 में से इतने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उड़ीसा में 40 बच्चों की डेथ हो जाती है और मध्य प्रदेश में हो जाती है 48, जो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन to aspect of human development such as availability of safe drinking water। अब कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको गवर्नमेंट को अटेंशन करने की ज़रूरत है, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि सेफ अच्छा पानी मिले उन्हें, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिले फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उन्हें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, उन्हें घरों की सुविधा दी जाए और उन्हें खाने की और न्यूट्रिशन की सभी सुविधाएं मिले। जो बच्चे कुपोषित हैं उन्हें ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ इन सच एरियाज। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो पुअरेस्ट जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं
और ऐसे रीजन में रहते हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि कंट्री को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।